हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि आने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 2021 के दोनों सेट और 2022 में 15 तारीख के दोनों सेट लगवा दिए हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। ये हमारा 16 अक्टूबर 2022 की जो पहली शिफ्ट थी उसका हम लोग जीके जीएस का पोर्शन यहाँ पे लगाने वाले हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे आए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो फ्रेंड्स 1 लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि 1 लाइक हम लोगों के लिए मोटिवेशन की जैसा काम करता है और हम लोगों को आपके लिए और भी चीजें लाने का अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, पहला नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की? यानी किस अधिनियम के द्वारा बैंकें जो है वो राष्ट्रीयकरण की जाएंगी। सबसे पहले बैंक की राष्ट्रीयकृत की गई थी तो फ्रेंड ये की गई थी आपकी जुलाई 1969 में। और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका फ्रेंड किया गया था। तो देखते हैं किस अधिनियम के तहत शर्तें निर्धारित की गई। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब है इसका, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम अधिकरण अधिनियम 1970। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 1991 में आर्थिक नीति एनईपी यानी नेशनल इकोनॉमिक्स पॉलिसी के तहत उदारीकरण और निजीकरण यानी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमारी जो योजना थी फ्रेंड 1991 की, इसका नाम क्या था? एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं फ्रेंड वैश्वीकरण। ये योजना कब आई थी? ये योजना आई थी 1991 में। कौन लाया था? तो लाए थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे फ्रेंड? पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के रूप के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक फ्रेंड, हम लोगों ने तीनों शिफ्ट में देखा है, जो तीसरी शिफ्ट है कि हरित क्रांति से प्रश्न जरूर आ रहा है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या पित्रोदा। तो ये कहा जाता है फ्रेंड आपके डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड ये हुई थी 1966 और 67। कहां से हुई थी? तो हुई थी फ्रेंड आपके पंजाब से हुई थी। और किस आपके खाद्यान्न के लिए हुई थी? तो चावल के लिए आपके ये हुई थी। वहीं वर्गीज कुरियन की बात करेंगे फ्रेंड, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। किसका कहा जाता है फ्रेंड? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं अपनी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यानी डीपीएसपी को किस संविधान से लिया गया था? यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से ही हम लोगों ने डीपीएसपी को लिया था। और डीपीएसपी किस भाग में आता है? तो फ्रेंड ये आते हैं हमारे चौथे भाग में, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51A तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है फ्रेंड आर्टिकल नंबर 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आता है आर्टिकल नंबर 19 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 और 24 में आता है। और धर्म की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 से लेकर आपका फ्रेंड 25, 26, 27, 28 तक आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका फ्रेंड जो संसदीय प्रणाली होती है वो उत्तरदायी होती है संसद के यानी लेगिस्लेचर के। किसके? लेगिस्लेचर। अपना ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, लेगिस्लेचर का, विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विधानमंडल यानी जो कानून बनाती है, कानून कौन बनाती है? संसद। संसद को हम लोग क्या कहते हैं? विधान बनाने वाला ही संस्था यानी विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, बिल्कुल भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग है इसमें बेटा, ठीक है। इसमें आर्टिकल है, इतने अच्छे हैं। द्विस्तरीय सरकार, टू टियर गवर्नमेंट, एकल नागरिकता, बिल्कुल अपने एक ही नागरिकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है वो लोग वोट दे सकते हैं। अपने यहाँ द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने यहाँ संघ शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? ये तो आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोयले का जलना, कोयला अगर एक बार जल गया तो वो उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो सही है, रासायनिक क्रिया है। भोजन का पाचन, बिल्कुल भोजन पच गया तो दोबारा वही भोजन नहीं मिल सकता। कागज का जलना, कागज जलने के बाद राख बन जाती है। लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण और पुनः उसका पानी बनना, ये आपका एक भौतिक है, ना कि ये फिजिकल रिएक्शन है आपकी, ये रासायनिक नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? बहुत सारे लोगों को पायरिया होता है, नाक, हृदय, मसूड़े या फिर फेफड़े। तो ये दांत से संबंधित रोग है, यानी मसूड़ों से, जिनमें मसूड़े से आपका खून निकलता है, ब्लड निकलता है, उसे हम लोग पायरिया रोग कहते हैं। बदबू भी मुंह से आती रहती है। आगे आता है, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोएम उत्तक है, देखिए 2 भाग होते हैं फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम बेटा और एक होता है जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? ये दोनों पेड़ों के अंदर होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप। किसके अंतर्गत होते हैं? पौधों के अंतर्गत होते हैं। फ्लोएम का काम होता है फ्रेंड खाना ले जाने का, जबकि जाइलम का काम होता है आपका जल ले जाने का। अगर आपसे पूछे पेड़ों में खनिज पदार्थ कौन लेके जाता है, तो फ्लोएम लेके जाता है। अगर आपसे पूछे कि पेड़ों में जल लेके कौन जाता है, तो आपका जाइलम लेके जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर या फिर 4 स्तर? तो फ्रेंड पंचायती राज अपने यहाँ स्तर हैं 3, और ये किसने बताए थे? ये बताए थे बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति। वो 3 स्तर कौन से? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है आपका ग्राम पंचायत। कौन आता है? सबसे छोटा कौन होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आता है प्रखंड स्तर, जिसे हम लोग ब्लॉक पंचायत भी, ब्लॉक क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत, ठीक। और तीसरा आता है फ्रेंड आपका जिला पंचायत। कौन आता है? जिला पंचायत। ये 3 स्तर हैं आपके पंचायत के। ग्राम पंचायत सबसे छोटा, प्रखंड या ब्लॉक स्तर, या फिर जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत पे ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक पंचायत पे ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिला पंचायत पे जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष आपका आता है। तो ये क्वेश्चन 12 इधर है आपके, आपका 18 क्वेश्चन ये आता है। ये पेट का पेपर है बेटा, यूपी ट्रिपल ऐसे ही बनाता है। जो बच्चे नए हैं हमारे, कंफ्यूज ना हो, आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन इधर उधर तितर बितर रहते हैं, हम लोगों का 30 क्वेश्चन का टारगेट रहता है इनको कराने का। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक? तो ये फ्रेंड यूज किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं H2SO4। क्या कहते हैं? H2SO4। ये ज्यादातर बैटरियों में ही प्रयोग किया जाता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, ये हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। इसी को हम लोग जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस। जठर रस में हमारे यही पाया जाता है, पेट में ही पाया जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे थे। देखिए इधर उधर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपके रीजनिंग है, ये आपकी करंट अफेयर है, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। करंट अफेयर की चूक बदलता रहता है। स्टैटिक और करंट फ्रेंड हम लोग अलग से करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, यूपीजी के हो गया, इन सबको हम लोग बाद में बहुत आराम से करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आगे लगाते हैं प्रश्न को। मुझे लगता है अब लास्ट में ही प्रश्न हम लोगों को मिलेंगे। ये मैथ हो गई, मैथ की डीआई बहुत ही अच्छी डीआई आती है। लास्ट ईयर की डीआई तो अच्छे लेवल की थी, जिससे लोगों का जो स्कोर था वो कम भी हो गया था। चलिए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। हाँ ये है, जैसे गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है
वो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? तो ये फ्रेंड प्राप्त हुआ था इन्हें निरंजना नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और जो बुद्ध हैं वो बोधिस्थ को प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे? बुद्ध को बोधिस्थ की प्राप्ति हुई थी। निरंजना इसका सही जवाब है। हर्षवर्धन के समकालीन दौरान थानेश्वर से राजधानी, यहाँ पे होगा राजधानी, कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड मैं ऐसा आपको बता दे रहा हूँ, राजधानी जो है वो आपको थानेश्वर से कहाँ उठा लाए थे फ्रेंड? ये उठा लाए थे आपके कन्नौज में। कहाँ उठा लाए थे? कन्नौज में, जो कि आपका गंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है। कन्नौज का युद्ध आपने हुमायूं का सुना भी होगा। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक? तो ये फ्रेंड थे मराठा लोग ही छापा या आपका गुरिल्ला नीति अपनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीका का इस्तेमाल किया गया था? और ये जो आपको मिली थी, ये मिली कहाँ थी? ये फिल्म मिली थी आपको मोहन जोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, कहाँ मिली थी? ये मिली थी मोहन जोदड़ो में। तो किस पे? पत्थर की नक्काशी। जब पत्थर की थी नहीं तो नक्काशी कैसे होती? हाथी दांत नक्काशी? ये भी नहीं। लकड़ी नक्काशी? ये भी नहीं। मोम लोपी ढलाई? तो इसमें ढलाई की जाती, क्योंकि जितनी भी धातु होती है धातु में क्या की जाती है? ढलाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 88। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मगहूर अमजद अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा हसरत मोहानी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये फ्रेंड्स थे आपके हसरत मोहानी जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 आता है 89। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था फ्रेंड? तो ये शुरू हुआ था 1906 से, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। और ये किस कारण शुरू हुआ था? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए बेहतर वित्त पोषण? नहीं भैया। कलकत्ता निगर अधिनियम 1899 ना। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय यानी जो आया था सन 1905 में, लॉर्ड कर्जनवाल आया था। तो लॉर्ड कर्जन जब ये अधिनियम लाया था तो हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था 1906 में। इसी आंदोलन को भारत में रखा जाए या पूरे बंगाल में फैलाया जाए, इसी पे ही आपका जो कांग्रेस है वो दो दलों में बट गई थी। एक दल बना था गर्म दल, दूसरा बना था आपका नरम दल। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता थी? तो ब्रिटिश के पास कौन सी भाषा थी? तो फ्रेंड ये तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेजी माध्यम की भाषा चाहते थे। संस्कृत नहीं भैया, हिंदी बिल्कुल नहीं, वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। यहाँ के लोग अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी ही बन जाएं। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? यानी वो कौन सा व्यक्ति था जिसपे ब्रिटिश जो है अंतिम अधिकार रखता था, वो आपके यहाँ कुछ भी काम करा सकता है? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर की विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या शक्ति का विभाजन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियां, कि गवर्नर के पास अभी भी वीटो पावर थी। ध्यान रखिएगा, वीटो पावर थी। वो क्या करता था, जैसे मान लो सरकारें चुन के आई, भाई 36 में आपका इलेक्शन हुआ था, सरकारें चुन के आई और वो कुछ निर्णय लेना चाहती हैं, लेकिन उनपे वायसराय क्या करता था? अपना वीटो लगा देता था, जिससे वो कोई भी एक्ट जो अच्छा होता था वो पारित नहीं हो पाता था। आगे आइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे। या कल हम लोगों ने देखा था इंडियन नेशनल आर्मी INA, उसकी भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और गांधी जी को राष्ट्र पिता कहने वाले भी आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आता है हमारा, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन चला था फ्रेंड आपका 1919 से लेकर 1921 के बीच में। इसमें खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी, ऑल इंडिया खिलाफत दिवस भी मनाया गया था और खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कराची में खुद आपके गांधी जी ने की थी। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया था? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए,
ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदू और ईसाइयों के बीच में, अब देखिए हिंदू ईसाई का मामला नहीं था, ईसाई मुसलमान का मामला नहीं था, मामला था हिंदू और मुस्लिमों को साथ लाने का एक प्रयास कर रहे थे कौन, हमारे गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान में व्यापक अंतर देखने को मिलता है, यानी दिन का तापमान और रात के तापमान में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ऐसा कहां होता है, थार मरुस्थल, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या गोवा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो कि आपका राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें पड़ता है आपका, और पाकिस्तान में पड़ता है, यानी आपके भारत का थार मरुस्थल। यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे तापांतर जो है वो अधिक देखने को मिलता है। अच्छा, सर्वाधिक तापांतर का जो ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछा जाए कभी भी आपसे, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बुध। यही चीज बिल्कुल बुध पे ही होती है। दिन का तापमान लगभग 340 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है, तो टोटल जो डिफरेंस आता है इसके तापांतर में वो आता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व को कुल कितने टाइम क्षेत्रों में बांटा गया, टाइम जोन में बांटा गया, 12, 30, 24 या इनमें से कोई नहीं, तो ये बांटा गया फ्रेंड आपके 24 टाइम जोन में। और सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है फ्रेंड ये है आपके रशिया में, यानी रूस में। ध्यान रखिएगा 11 के आसपास टाइम जोन आपके रशिया में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? अच्छा, रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी, प्रवसन, मृत्यु या जन्म। तो रुग्णता यानी जो रोगी है, रोगी जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जबकि प्रवसन माइग्रेट कर जाना एक जगह से दूसरी जगह, मृत्यु बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा जन्म हो जाना, बहुत ज्यादा प्रवासी कर जाना, निकल जाना, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन के गुण हैं, जबकि रोगी जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के गुण नहीं है। 97 क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती, आइजोल, सिलवासा या पोर्ट बेल। तो कवरत्ती जो है फ्रेंड ये आपके लक्षद्वीप की राजधानी है, और लक्षद्वीप हमारा एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, जो अरब सागर के पास पड़ता है। किस सागर के पास पड़ता है फ्रेंड आपका? अरब सागर के पास पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी करेंगे और धीरे धीरे करेंगे ऐसा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी, तीसरी या पांचवी? तो ये फ्रेंड था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100। 99 है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं? व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के समूह, सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा फ्रेंड आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी आपका जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के जो समूह है वो शामिल होते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो आपका टिक भी भाई ने लगा रखा है, जिसका पेपर है ये अमेजन वर्षा वन। इन्हें हम लोग पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घने हैं और पृथ्वी का कहा यही जाता है कि लगभग 70% जो ऑक्सीजन है वो अमेजन वर्षा वन से ही आता है। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो 16 अक्टूबर का शिफ्ट 1 था वो कंप्लीट किया है। आशा करते हैं कि आपको सेट में मजा आया होगा। अब हमारा एक लास्ट सेट बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलेंगे, टॉपिक्स के बाद उनकी शीट्स को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा हम लोग की हेल्प करते रहिए, वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो आपकी स्क्रीन पे जाता है तो प्लीज कोशिश करिए कि एक बार जरूर उसको देखिए, और कोई भी अपना सुझाव हो तो हमें जरूर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।